विद्यालय भैजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सैम डी चंद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये बीए सेकेंड ईयर एजुकेशन साइकोलॉजी पेपर 1 की क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में हमने बात करी थी यूनिट फर्स्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। फर्स्ट और सेकंड यूनिट हो चुके हैं, थर्ड यूनिट हमारी चल रही थी और थर्ड यूनिट में हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की और उसकी एजुकेशन में क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी बात चल रही थी। व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती हैं, इसका अर्थ, स्वरूप और इनके प्रकार हमने आपको समझा दिए थे। आज हम बात करेंगे शैक्षिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्या महत्व है, इनका शैक्षिक महत्व क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महत्व है और मनोवैज्ञानिकों ने ये माना है और इसे सिद्ध भी किया है बहुत से तरीकों के द्वारा, मापन परीक्षणों के द्वारा, कि प्रत्येक बालक जो है अपने आप में भिन्न है, उसके अंदर कोई ना कोई प्रकार की भिन्नता पाई जाती है और जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस चीज़ का ध्यान रखकर ही हम बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं। हमने देखा है कि प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति, सीखने का तरीका सब कुछ अलग अलग होता है। इन चीज़ों पर हम तभी ध्यान दे सकते हैं जब हम व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में जानें, उनके प्रकारों के बारे में जानें और इनका शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है, इसका बारे में हमें जानकारी हो। प्रकार के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे व्यक्तिगत भिन्नताओं का शैक्षिक महत्व, शिक्षा के क्षेत्र में इनका क्या महत्व है, क्योंकि हमें शिक्षा बालकों को देनी है, छात्रों को देनी है और प्रत्येक छात्र अपने आप में अलग है, भिन्न है और ये मनोविज्ञान के द्वारा सिद्ध हो चुका है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर हमें अपनी शिक्षा पद्धति बनानी चाहिए, अपने पाठ्यक्रम बनाने चाहिए और शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो ऐसी हो जो प्रत्येक छात्र को अपनी भिन्नताओं को बिना अलग किए, मतलब अपनी भिन्नताओं के साथ सीखने का मौका दे सके। सबसे पहली जो भिन्नता है, मतलब जो सबसे पहला महत्व है भिन्नता के आधार पर, वो है छात्र वर्गीकरण की नवीन विधि। जब से हमने व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन करना शुरू किया है, उसके आधार पर सबसे फायदा हमें ये हुआ है कि हम छात्रों का वर्गीकरण कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि प्रत्येक छात्र एक सा नहीं है, उनमें आयु में तो अंतर होता है, आयु के साथ उनकी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक रूप से भी उनके अंदर अंतर पाया जाता है। और अगर हम परंपरागत विधियों के द्वारा उनकी कक्षाओं का विभाजन करेंगे तो हम उनका किसी भी प्रकार से कोई भी लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे, बच्चों के हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम उनकी भिन्नताओं का अध्ययन करें और उनके समरूपता के आधार पर जो भिन्नताएं हैं उनके अंदर और जो समान भिन्न जो विशेषताएं उनके अंदर पाई जाती हैं, उनके आधार पर उनके कुछ समूह बना लें, समरूप समूह बना लें और उनमें उनका विभाजन कर कर उन्हें शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाए। नॉर्मली हम देखते हैं कि हम बच्चों को उनकी मानसिक योग्यता के आधार पर अलग अलग भागों में डिवाइड कर लेते हैं, ये विभाजित कर लेते हैं कि भाई कुछ जो है बहुत ज़्यादा होशियार बच्चे हैं जिन्हें हम श्रेष्ठ बुद्धि वाले बालक कहते हैं या श्रेष्ठ मानसिक योग्यता वाले कह सकते हैं, दूसरे जो है सामान्य योग्यता वाले होते हैं, तीसरे निम्न मानसिक योग्यता वाले होते हैं। इस तरीके से सामान्यतः 3 समूह में छात्रों को या बालकों को विभाजित कर लिया जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ कॉलेजों में सेक्शन चलाए जाते हैं, तो ए सेक्शन में वो अपने सबसे ज़्यादा होशियार बालकों को रखेंगे, बी सेक्शन में सामान्य बालकों को, सी सेक्शन में सबसे कमजोर, और उसी के हिसाब से फिर अध्यापकों की भी व्यवस्था की जाती है, क्योंकि सबके सीखने का तरीका अलग है, सबका हर बच्चे की आवश्यकताएं अलग हैं और उसी के अनुसार उसे शिक्षा भी दी जानी चाहिए। मॉस और विंगो कहते हैं कि अमेरिका में वर्गीकरण की नवीनतम विधि यह है कि 9 वर्ष की अवस्था तक आयु के अनुसार, मतलब 9 जब तक उसकी एज 9 ईयर्स नहीं हो जाती तब तक जो है आयु के अनुसार उन्हें बांटा जाएगा। 9 वर्ष से 13 वर्ष की अवस्था में रुचियों के अनुसार बांटा जाएगा, मतलब जिसे जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट है उसके अनुसार उसकी क्लास होगी, अलग अलग उन्हें ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा।
और 13 ईयर्स के बाद जब उसकी एज 13 हो जाएगी उसके बाद उसे मानसिक योग्यता के अनुसार बांटा जाएगा। उनके जो समूह बनाए जाएंगे कि कौन जो है तीव्र बुद्धि वाला है, कौन सामान्य बुद्धि वाला है, कौन निम्न बुद्धि वाला, उसके अनुसार उनका विभाजन होता है। मॉस और विंगो कहते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताएं वास्तव में सीखने के लिए तत्परता की भिन्नताएं हैं। मतलब कौन व्यक्ति किस तरीके से सीखता है, किसके अंदर सीखने के लिए ज्यादा तत्परता है, किसके अंदर कम है, ये चीज बताने का काम व्यक्तिगत भिन्नताएं करती हैं। और ये तत्परता आयु के अनुसार परिवर्तित भी होती रहती है। मानसिक योग्यता इसका एक मुख्य आधार हो सकता है, लेकिन हर चीज में हम मानसिक योग्यता को आधार नहीं बना सकते, क्योंकि हर चीज में मानसिक योग्यता को हम आधार बना लेंगे तो वो भी अपने आप में अनुचित रहेगा, क्योंकि बहुत और भी चीजें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसकी रुचि कैसी है, उसकी आयु क्या है, इन सब का ध्यान रख के हमें उनका विभाजन करना चाहिए। इसके अलावा व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था, क्योंकि जैसा कि हम जान चुके हैं कि प्रत्येक बालक अपने आप में अलग है और राज्य का या शिक्षा प्रणाली का ये कर्तव्य है कि प्रत्येक बच्चे को उसके अनुसार शिक्षा प्रदान करे। और ये भिन्नता जो है मानसिक योग्यता के आधार पर भी हो सकती है, किसी भी चीज़ के आधार पर हो सकती है, और हमारे लिए आवश्यक है, छात्रों के लिए आवश्यक है कि उन्हें जो है उनके अनुसार शिक्षा दी जाए। अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो उस बच्चे के अनुसार हमें नई शिक्षण विधियों का, नवीन योजनाओं का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि हम डाल्टन विधि का, विनेट का योजना का, इनका उपयोग करके हम प्रत्येक बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा दे सकते हैं। क्रो ने इस संदर्भ में लिखा है कि विद्यालय का ये कर्तव्य है कि वह प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करे, भले ही वह अन्य बालकों से कितना ही भिन्न क्यों ना हो। मतलब ये एक विद्यालय का कर्तव्य है कि जो भी बच्चा वहां पर पढ़ने आता है उसके अनुसार वो शिक्षा की व्यवस्था करे, चाहे बच्चा अपने दूसरे बालकों से कितना भी अलग हो, उसके लिए क्यों ना हमें बिल्कुल अलग प्रकार की व्यवस्थाएं करनी पड़े, लेकिन क्योंकि वह विद्यालय में पढ़ने आया है तो विद्यालय का अध्यापक का ये कर्तव्य होता है कि उसे सही ढंग से शिक्षा प्रदान करें उसकी आवश्यकताओं के अनुसार। इसके अलावा मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि कक्षा का जो सीमित आकार होना चाहिए, क्योंकि एक अध्यापक जब क्लास लेता है और उसके अंडर में अगर बच्चों की संख्या 40-50 या इससे अधिक होगी तो वो प्रत्येक बच्चे पर इंडिविजुअली ध्यान नहीं दे पाएगा। वो नहीं देख पाएगा कि प्रत्येक बच्चे को क्या उसकी आवश्यकता है, किस चीज़ में वो पीछे रह रहा है, क्योंकि क्लास के अंदर सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, हर बच्चे की कॉपी भी चेक करनी पड़ती है। अगर किसी को कोई समस्या, अगर प्रत्येक बच्चे को भी 1-1 मिनट देगा तब भी जो है पीरियड में सिर्फ वो ये भी सही से नहीं देख पाएगा कि किसकी एक्चुअल में समस्या क्या है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि प्रत्येक कक्षा के में जो छात्रों की संख्या है वो लगभग 20 होनी चाहिए, ताकि अध्यापक जो है प्रत्येक बच्चे को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा दे सके, उनका जो है निर्देशन दे सके। इसके बारे में रॉस का कथन है कि प्रत्येक अध्यापक की संरक्षता में छात्रों की संख्या इतनी कम होनी चाहिए कि वह उन्हें व्यक्तिगत रूप से भली भांति जान सके, मतलब उसे पता हो कि कौन बालक कैसा है, और क्योंकि इस ज्ञान के बिना वह ऐसे कार्यों को करने को कह सकता है जो उनमें से बहुतों के स्वभाव के अनुसार उनके लिए असंभव हो। अगर उसे ये नहीं पता होगा कि कौन बच्चा कैसा है तो वो सामान्य स्तर का काम सबको करने के लिए दे देगा, और हो सकता है बहुत से बच्चे ऐसे हों जो उस काम को करने योग्य ना हो और उन्हें जो है स्पेशल क्लासेस की, स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत हो, तो ये समस्या आ सकती है। अगला जो अगली जो चीज़ है जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन। बच्चों के अनुसार, बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार हमें जो है शिक्षण पद्धतियों में भी परिवर्तन करने की जरूरत है, क्योंकि मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा तरक्की हो गई है। मनोविज्ञान ने हमें बता दिया कि हमारी जो घिसी पिटी जो शिक्षण पद्धतियां हैं उनका उपयोग करना इस जमाने में बिल्कुल अनुचित है। इस वक्त बहुत सी जगहों पे अभी भी लेक्चर मेथड के द्वारा छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, जबकि छोटे बच्चों को जो है इंडिविजुअली अटेंशन देने की आवश्यकता ज़्यादा होती है। वो चाहते हैं कि उनके पास ऐसा कोई हो जो उन्हें प्यार से समझाए, डांटे ना,
से भाषण ही ना दे, उन्हें काम करने में भी मदद करे। इस तरीके से जो पुरानी शिक्षण पद्धतियां हैं उनके स्थान पे अब हमें नवीन मनोवैज्ञानिक विधियों का उपयोग करना चाहिए, शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए, ताकि व्यक्तिगत भेदों के अनुसार हम जो है बालकों को शिक्षा दे सकें और अपने शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन कर सकें। और इसके लिए हमें नई, गतिशील, क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक विधियों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहिए। इसके अलावा अगली जो ध्यान देने योग्य बात है कि गृह कार्य की नवीन धारणा व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण हुई है। ये ऐसा देखने में आता है कि शिक्षक ने क्लास में कोई चीज समझाई, कार्य कराया और बच्चों को बाकी बचा हुआ होमवर्क में करने के लिए दे दिया। जरूरी नहीं है कि सारे बच्चों को वो समझ में आ जाए। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिनका जो आधार है, बेस है, वो भी सही ना हो। जैसे हम मान लें कि किसी छोटे क्लास में, पहली या दूसरी क्लास में हमने जो है बच्चे को प्लस माइनस के सवाल दे दिए और हो सकता है कि उसे अभी संख्याओं का भी ज्ञान ना हो, या हमने उन्हें गुणा या भाग के सवाल दे दिए, उन्हें प्लस माइनस भी करना नहीं आता हो। तो जरूरी है कि अध्यापक जाकर देखे कि उस बच्चे की आवश्यकता क्या है और उसके मानसिक योग्यता के अनुसार उसने जो ज्ञान अर्जित कर रखा, पूर्व ज्ञान जो है, उसके आधार पर उसे गृह कार्य दे। और मनोविज्ञान की तरक्की के कारण ये धारणा बन गई है कि अब जो है हमें बच्चे को उसके अनुसार गृह कार्य देना है। एक सा गृह कार्य प्रत्येक बच्चे को नहीं देना है, उसकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए उसे गृह कार्य दिया जाए। जो मंद बुद्धि वाले हैं उन्हें आसान होमवर्क दिया जाए, जो तीव्र बुद्धि वाले हैं उन्हें उनके अनुसार, उनकी बुद्धि के अनुसार गृह कार्य दिया जाए, जिसमें वो ज्यादा रुचि लेकर कार्य कर सकें। इसके अलावा बालकों में विशेष रुचियों का विकास जो विद्यालय अवस्था होती है उसमें होता है और इनका विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि विद्यालय के अंदर बच्चा जो है 3 साल की उम्र के बाद आ जाता है। जो प्ले स्कूल्स वगैरह होते हैं, नर्सरी क्लासेस जहाँ पे चलती हैं, और नॉर्मली जो पहली क्लास है उसमें 6 साल की आयु वाला बच्चे का एडमिशन हो जाता है और 6 साल की आयु से लेकर 18-19 साल की आयु तक वो जो है इंटर कॉलेज में रहता है और ये उसके जीवन की बहुत प्रमुख अवस्था होती है। बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था के अंदर वो इसी अवस्था के अंदर प्रवेश करता है और ये इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि इसी में उसकी सारी रुचियां, अभिरुचियां, योग्यताओं आदि का विकास इसी काल में होता है। अध्यापक को चाहिए कि इस काल के जो बालक हैं उनकी रुचियों पर वो विशेष ध्यान दे, उनकी रुचियों के विकास की व्यवस्था करे, वो ऐसी परिस्थितियां पैदा करें कि बच्चे अपनी रुचियों को, जो उनके अंदर विशेष रुचियां हैं, उनका विकास करके देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए उनका उपयोग कर सकें। और इसके लिए विद्यालयों को सतत प्रयास करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसके अलावा शारीरिक दोषों के प्रति ध्यान। कुछ बच्चों के अंदर जो है कुछ शारीरिक दोष पाए जा सकते हैं। हो सकता है किसी को कम दिखाई देता हो, किसी को कम सुनाई देता हो। इसके अलावा लिखने में, बोलने में समस्या हो सकती है। और अगर हम अध्यापक जो है बालकों के इन शारीरिक दोषों पर ध्यान ना देकर सामान्य रूप से सारे बच्चों को पढ़ाएगा या उन्हें निर्देशन देगा तो बहुत समस्याएं पैदा हो जाएंगी, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में अलग है। शारीरिक दोषों के कारण उसके अंदर बहुत सी असमर्थताएं पैदा हो जाती हैं और उन्हें स्पेशल अटेंशन देने की, विशेष प्रकार से ध्यान देने की उन पर जरूरत होती है। और स्किनर ने भी कहा है इसके बारे में, उन्होंने 4 सुझाव दिए हैं कि बालकों को कम दिखाई या सुनाई देता है तो उन्हें कक्षा में आगे बैठाया जाए। अगर कोई निर्बल या कुपोषित बालक है तो उसे आराम के जो घंटे हैं वो बढ़ाए जाएं। इसके अलावा कुपोषित बालकों को भोजन की भी व्यवस्था की जाए और प्रत्येक बालक की जो है डॉक्टरी जांच कराई जाए कि उसके अंदर कोई शारीरिक कमी तो नहीं है, कोई किसी बीमारी से तो वो ग्रसित नहीं है। और इसके लिए प्रत्येक विद्यालय के अंदर डॉक्टरों की भी नियुक्ति की जाए। इन व्यवस्थाओं के बारे में स्किनर साहब ने कहा है और अगर ऐसी व्यवस्थाएं होंगी तो हम शारीरिक दोषों से जो पीड़ित बच्चे हैं उन्हें भी अच्छी ढंग से शिक्षा दे पाएंगे। इसके अलावा लिंग भेद के अनुसार शिक्षा। लिंग भेद के अनुसार भी बालक बालिकाओं में
कुछ विशेष प्रकार की रुचियां, क्षमताएं, योग्यताएं और आवश्यकताएं आदि पाई जाती हैं और उनके अंदर बहुत अंतर भी होता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं ये अंतर और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। हमने देखा होगा कि पाठ्य विषय भी इसके अनुसार बनाए जाते हैं। आप 5th क्लास के बाद ही लड़कियों को होम साइंस लेने का ऑप्शन मिल जाता है। लड़के जो है बी क्राफ्ट वगैरह ले सकते हैं और कृषि विज्ञान, इसके अलावा और भी बहुत से कॉमर्स वगैरह ले सकते हैं। लड़की भी ये सब्जेक्ट ले सकती हैं, लेकिन लड़कियों को जो है ज़्यादा ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और मैथ्स में लड़कियां, ऐसा माना जाता है कि सामान्यतः थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं या उन्हें मैथ्स में ज़्यादा रुचि नहीं होती है, तो उन्हें प्राथमिक गणित सिखाई जाती है। जबकि जो लड़के वगैरह होते हैं वो गणित में, विज्ञान में ज़्यादा तेज़ होते हैं, तो उन्हें जो है साइंस साइड वाली गणित दी जाती है। इस तरीके से उनके सब्जेक्ट्स में उनकी रुचियों के अनुसार अंतर देखने को हमें मिलता है। और मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इनकी शुरुआत जो है प्राथमिक कक्षाओं से थोड़ा सा ऊपर उठ के कर देनी चाहिए, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में पाठ्यक्रम हम समान रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो माध्यमिक कक्षाओं में आए हमें जो है सिलेबस के अंदर पाठ्य विषयों में इतना अंतर कर देना चाहिए ताकि बालक बालिकाएं अपने रुचि और क्षमताओं के अनुसार आसानी से अपने विषयों का चयन कर सकें। इसके अलावा आर्थिक सामाजिक दशाओं के अनुसार शिक्षा, हमारे देश में आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा असमानता पाई जाती है और सामाजिक रूप से भी बहुत ज़्यादा असमानता पाई जाती है। देश जब से आज़ाद हुआ है इस असमानता को दूर करने के बहुत ज़्यादा प्रयास हुए हैं, लेकिन फिर भी सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से आज भी बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। इसके लिए ज़रूरी प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो, चाहे वो आदिवासी हो, कितनी भी उसकी स्थिति बुरी हो, उससे शिक्षा का जो लाभ है वो मिल सके। और इसके लिए सरकारों के द्वारा विशेष प्रयास किए भी जा रहे हैं और ज्यादा करने की भी जरूरत है। शिक्षा की व्यवस्था ऐसी हो जो उन्हें जो है उनकी स्थिति को सुधारने में मदद करे, उनके अंदर किसी प्रकार का भेदभाव न पैदा होने दे और उन्हें जो है उनके जीवन को सार्थक बना दे, विकास की ओर अग्रसर कर सके। इसके अलावा पाठ्यक्रम में विभिन्नीकरण, हम जो है देखते हैं कि आयु के अनुसार बालक बालिकाओं की रुचियों में, रुझानों में, अभिवृत्तियों में, आकांक्षाओं में अच्छा खासा अंतर आ जाता है और इसलिए अगर हम उन्हें समान ही पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे तो ये उनके साथ अन्याय होगा। इसलिए जरूरी है कि पाठ्यक्रम लचीला हो और इतना लचीला हो कि वह अपने अनुसार विभिन्न विषयों का चयन कर सकें। और नई शिक्षा नीति के तहत ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि प्रत्येक बच्चा अपनी इच्छा के अनुसार विषय का चयन कर सकता है। इसके अलावा वो अन्य साइडों के से भी एक आध जो सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट का चुनाव कर सकता है और एक व्यावसायिक या वोकेशनल कोर्स का भी चुनाव कर सकता है। इस तरीके से अब नई शिक्षा नीति के तहत बालिकाओं को बहुत ज्यादा पाठ्यक्रम में चुनाव की छूट दी जा रही है। और स्किनर साहब भी इसके बारे में कहते हैं कि बालकों की विभिन्नताएं चाहे का कारण चाहे जो भी हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों के अनुसार उनका सामना करना चाहिए। मतलब बालक के अंदर चाहे कितनी भी प्रकार की भिन्नताएं हों, और लेकिन विद्यालय को चाहिए कि उन जैसा वो बालक है उसी के अनुसार पाठ्यक्रम की व्यवस्था वो करे। इन सारे तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बालक की जो व्यक्तिगत भिन्नताओं हैं, इनका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महत्व है और इन भिन्नताओं का ज्ञान शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर शिक्षक को, अध्यापक को अगर छात्रों की विविधताओं के बारे में नहीं पता होगा, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान उससे नहीं होगा, तो वो छात्र छात्राओं को उनकी विविधता के आधार पर लाभ नहीं पहुंचा पाएगा और उन्हें उनके अनुसार
व्यवसाय चयन करने में उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। स्किनर ने अपना मत दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि अध्यापक उस शिक्षा में सुधार करना चाहता है जिससे सब बालक अपनी योग्यता का ध्यान किए बिना प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए व्यक्तिक भेदों के स्वरूप का ज्ञान अनिवार्य है। स्किनर साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है यहाँ पर कि अध्यापक चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार हो, तो अध्यापकों को इस बात पर जोर देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि सभी बच्चों को एक सी समान शिक्षा ना मिले, उन्हें उनके व्यक्तिगत जो भेद हैं उनके अनुसार शिक्षा या ज्ञान प्रदान किया जाए। इस प्रकार हमारा जो टॉपिक है व्यक्तिगत भिन्नताओं का शैक्षिक महत्व समाप्त होता है। धन्यवाद।